Hello, welcome back my dear students. Once again in our channel Horace Classes with our new topic Active Passive Voice. स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एक्टिव पैसिव वॉइस। समझते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। गाइस, सबसे पहले मैंने आपके लिए इस टॉपिक से रिगार्डिंग 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे और देखिए 3 क्वेश्चन का आंसर जब हम डिस्कस करेंगे आपकी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम मतलब आधी प्रॉब्लम एक्टिव पैसिव वॉइस के रिगार्डिंग जो भी है आपके मन में वो सोल्व हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस। क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज एक्टिव पैसिव वॉइस? क्या होता है एक्टिव पैसिव वॉइस? क्यों पढ़ते हैं हम एक्टिव पैसिव वॉइस को? क्यों पढ़ाया जाता है हम स्कूलों में एक्टिव पैसिव वॉइस? क्या हो जाएगा इसको पढ़ने से? क्या चेंजेस आएंगे हमारी इंग्लिश में इससे? ठीक है। और ग्रामर में आपको पता ही होगा मोस्ट इंपोर्टेंट द टॉपिक में से एक टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई शुड वी स्टडी अबाउट एक्टिव पैसिव वॉइस? क्यों पढ़ना चाहिए हम एक्टिव पैसिव वॉइस? क्यों पढ़ना चाहिए? ठीक है, जैसे कि मैंने इससे पहले बोला है क्या चेंजेस आ जाएंगे इसको पढ़ने से हमारी लाइफ में। थर्ड हमारा क्वेश्चन है इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस? जब हम किसी भी सेंटेंस को किसी भी हमारे इंग्लिश के वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलते हैं तो क्या उनके मीनिंग में मतलब मीनिंग ऑफ द सेंटेंस जब उनका ट्रांसलेशन करते हैं इनटू द हिंदी तो क्या उनके मीनिंग में कोई चेंजेस आते हैं? क्या कहने का मतलब बदल जाता है? तो इन्हीं सारे सवालों के साथ ये टॉपिक मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं और गारंटी दे रहा हूं इसका इंट्रोडक्शन आप समझे और आपका आधा टॉपिक आधी प्रॉब्लम जो एक्टिव पैसिव वॉइस के रिगार्डिंग है वो कंप्लीटली सोल्व हो जाएगी, ट्रस्ट मी। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन व्हाट इज एक्टिव पैसिव वॉइस? क्या होता है एक्टिव पैसिव वॉइस? देखिए समझिए आप मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं यहाँ पर राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट क्या मतलब हुआ? राम क्रिकेट खेलता है। और एक चीज का और बीच में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं कि एक्टिव पैसिव वॉइस हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, क्लोजेज हो, सिंथेसिस हो, अगर आपको ये टॉपिक 100% स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आप इस टेंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए क्योंकि विदाउट टेंस यू कांट गो अहेड। आप नहीं बढ़ सकते उनके बिना आगे। आपको पता होना चाहिए टेंस के बारे में। तो सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पर राम प्लेज क्रिकेट। ओके, इसको अगर मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। देखो 2 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द एंड व्हाट इज द एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको बाद में मिल जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर इसी सेंटेंस में छिपा हुआ है, समझिए आप। पहला वाला जो सेंटेंस है अगर आप ध्यान से देखें तो राम मेरा यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, प्लेज मेरी वर्ब है और क्रिकेट इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। तो देखें क्यों लिखा मैंने राम को आगे क्रिकेट को पीछे। राम प्लेज क्रिकेट, अगर हम इसका हिंदी में मतलब देखें तो राम क्रिकेट खेलता है। मतलब यहाँ पर क्रिकेट को खेलने वाला या क्रिकेट से संबंधित या फिर कोई भी काम हो उसको करने वाला कौन है? राम। और राम सब्जेक्ट है और उसको हम सबसे आगे हमने उसको लिखा है। तो जब हम इसको आगे लिखते हैं मतलब सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बात को समझना, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो इस प्रकार के हमारे सेंटेंस कहलाते हैं एक्टिव वॉइस। क्या कहलाएंगे? एक्टिव वॉइस। अगर राम को हम एक्टिव बना रहे हैं इस सेंटेंस में तो ये वर्ब भी एक्टिव ही लेगा। तो इसने देखो वर्ब भी बिल्कुल एक्टिव वर्ब लिए जो कि हम टेंस में हमने जितने भी सारे स्ट्रक्चर पढ़े थे उस स्ट्रक्चर का पूरा रूल फॉलो कर रहा है हमारा पहला वाला सेंटेंस कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा कंप्लीट रूल कंप्लीट स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है जो अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है एनी सेंटेंस का। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे सेकंड वाले सेंटेंस को तो यहां पर मैंने क्रिकेट जो कि एक सब्जेक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया है। आप गलती क्या कर देते हो कि इसको सब्जेक्ट मान लेते हो, नहीं ये ऑब्जेक्ट ही है लेकिन ऑब्जेक्ट को मैंने यूज किया है एज ए सब्जेक्ट। ध्यान से दें, शब्दों को समझे।
ऑब्जेक्ट को मैंने यूज किया है एज अ सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट नहीं बनाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखी हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर मैंने लिखी उसकी मेन वर्ब, और यहाँ पर लिखा है मैंने सब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान से देखें। क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपने किसी टेंस में पढ़ा है कि इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो? जनरली क्या होता है कि इज एम आर के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट या फिर इज एम आर के बाद वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है, और इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यू या प्रेजेंट सिंपल। लेकिन हमने जितने भी सारे टेंस पढ़े हैं या आपने आपके जीवन में जितने भी सारे टेंस पढ़े हैं, आपने कहीं भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देखा होगा किसी भी सेंटेंस का कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और फिर लगाएंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस प्रकार का स्ट्रक्चर कहीं नहीं पढ़ा होगा टेंस में। तो इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें, इस सेंटेंस को आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने क्रिकेट को कहाँ रख दिया है? सब्जेक्ट की जगह। मतलब हम क्रिकेट से काम करवा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कर्म कोई काम नहीं कर सकता, कर्ता काम करता है, कर्म थोड़ी करता है। मैं आइसक्रीम खाता हूं, आइसक्रीम मुझे थोड़ी खा जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो जब हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया तो इसको क्या बना दिया हमने? पैसिव। पैसिव का मतलब इनएक्टिव। इनएक्टिव सब्जेक्ट बना दिया है, किसको? ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस को दूसरा नाम ही तो ये होता है इनएक्टिव। तो देखो, क्रिकेट कोई काम नहीं कर सकता, क्रिकेट से हम यहाँ पर काम करवा रहे हैं। तो यही डिफरेंस होता है दोनों में कि जो एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस होते हैं वो तो खुद काम करते हैं, उनका सब्जेक्ट खुद काम करता है डायरेक्टली। लेकिन जो पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट से काम करवाया जाता है जबरदस्ती, वो खुद काम नहीं करते, उनसे काम करवाया जाता है। यही दोस्तों डिफरेंस है बिटवीन द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी, और जैसे जैसे हम इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे आपको काफी सारी आपकी जो एक्टिव पैसिव वॉइस से रिगार्डिंग जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है डेफिनेटली वो सॉल्व हो जाएगी। तो आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है, क्या होता है एक्टिव वॉइस और क्या होता है पैसिव वॉइस? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद एक्टिव रह के काम करेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से काम करवाया जाएगा, और ये जो वर्ब लेगा इसके साथ वो भी क्या होगी? पैसिव वर्ब, क्योंकि ऐसी वर्ब कहीं होती नहीं है टेंस में, तो इसको बोलते हैं इनएक्टिव वर्ब, पैसिव वर्ब। इज इट क्लियर? चलो अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि व्हाट इज एक्टिव पैसिव वॉइस, कि क्या होता है एक्टिव पैसिव वॉइस। इस प्रकार के सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट खुद एक्टिव रह के काम करे, एक्टिव वॉइस, जिसमें ऑब्जेक्ट को एक्टिव बनाया जाए, उससे जबरदस्ती काम करवाया जाए, वो कहलाएगा पैसिव वॉइस। दूसरा हमारा क्वेश्चन था, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस? क्या एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जब हम इनका ट्रांसक्रिप्शन करें या ट्रांसलेट करें इनटू द हिंदी, तो क्या इनके मतलब में कोई अंतर होता है? देयर आर नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं होता। लुक अगेन, मैं बोलूं राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, मैंने क्या लिखा? क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, क्रिकेट खेला जाता है राम के द्वारा। क्या डिफरेंस है बताओ इनमें? मैं बोलूं आप सिर्फ बात है समझाने की, ये एक लैंग्वेज का पार्ट है, लैंग्वेज को कैसे भी तोड़ मरोड़ कर बोला जाता है ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। मैं आपसे बोलूं मैं जयपुर जा रहा हूं या जयपुर जाया जा रहा है मेरे द्वारा, देखो जयपुर ये थोड़ा मैंने एग्जांपल गलत बोल दिया, क्योंकि ये वाला सेंटेंस एक्टिव पैसिव इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि जयपुर यहाँ पर क्या है? एक एडवर्बियल है, ना कि कोई ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं आपसे बोलूं मैं खाना खा रहा हूं या खाना खाया जा रहा है मेरे द्वारा, जब मैंने बोला मैं खाना खा रहा हूं तो ये तो हो गया मेरा एक्टिव वॉइस, खाना खाया जा रहा है मेरे द्वारा ये हो गया पैसिव वॉइस। क्या अंतर है दोनों में? मतलब तो दोनों का सेम ही है, सामने वाला तो समझ ही जाएगा कि आप बोलना क्या चाहते हो, तो उनके मीनिंग में अंतर नहीं होता। और यही तो बात मैं बार बार बोलता हूं कि जितने भी हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो हम उनका बिना मतलब चेंज किए हुए इसका ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ता है। ट्रांसक्रिप्शन का ही तो पार्ट है एक्टिव पैसिव वॉइस, मतलब सेंटेंस को बदलना विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल मीनिंग। आपको उसका असली मतलब नहीं बदलना, लेकिन सेंटेंस को बदलना भी है।
कमाल की बात है, इसलिए आपको एक ग्रामर पढ़ाई जाती है, ठीक है, ताकि बच्चों में ये चीजें आए, लैंग्वेज की स्किल को वो सीखें कि आप अंग्रेजी में किसी भी बात को कहने का एक तरीका नहीं है, अ लॉट्स ऑफ वे, बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। एक और चीज है कि क्यों, व्हाई शुड वी स्टडी अबाउट एक्टिव पैसिव वॉइस, क्यों पढ़ना चाहिए हम एक्टिव पैसिव वॉइस को। इसका आंसर आपकी जिंदगी बदल देगा, बहुत जरूरी है इसका आंसर जानना कि क्यों पढ़ते हैं हम एक्टिव पैसिव वॉइस, क्यों पढ़ना चाहिए हमें। देखिए, दो प्रकार की लैंग्वेज होती है, एक तो होती है फॉर्मल लैंग्वेज, एक होती है इनफॉर्मल लैंग्वेज। जब आप फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे आपकी लाइफ में कहीं भी, और आप जानते हैं फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, बड़े लोगों के साथ, ऑफिसर लोगों के साथ, जिनका पद हमसे ऊंचा हो, तो उनके साथ हम बात करते हैं फॉर्मल वे में। तो जब आप फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे अपनी जिंदगी में, तो आपको वहां पर आपके सेंटेंस लिखने और बोलने पड़ेंगे, किसमें, पैसिव वॉइस में, क्योंकि वहां पर आपको मतलब सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, वहां पर आपके काम को इंपॉर्टेंस दी जाती है। और यही तो होता है, देखो ना, पहले मैंने सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी है एक्टिव वॉइस में, लेकिन मैंने यहाँ इंपॉर्टेंस दी है किसको, ऑब्जेक्ट को, मतलब उसके कर्म को। क्लियर है? तो ये सारी चीजें, चलो अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पर, एक्टिव पैसिव वॉइस, मतलब किस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं जिनको देखते हैं। सबसे पहले मैं एक टेबल ड्रॉ करूंगा, तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि इस टेंस को इस प्रकार से चेंज किया जा सकता है। तो देखिए मेरे दोस्तों, ये जो मैंने टेबल बनाई है आपके लिए, एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब यहाँ पर जो भी टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, तो हम उसको इस तरीके से चेंज कर देंगे। मतलब सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इज, एम, आर, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इज आएगा, एम आएगा, और ऑब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो आर आ जाएगा। ये तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप मेरे सारे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे, ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाए हैं यहाँ पर, आप प्लीज इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, डेफिनेटली एग्जाम में आपको काम आएगा। एग्जाम में जाने से पहले बस इसको 3 मिनट देख कर जाए आप, तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर याद रहेंगे और आप अपने सेंटेंस वहां पर आसानी से बदल सकते हो। तो देखिए, इनमें सबसे कॉमन चीज आपको क्या मिलेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हर सेंटेंस में, हर टेंस में जो भी हमने चेंज किया है उसमें क्या कॉमन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन है। तो इससे हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी ही पड़ेगी। तो आप कम से कम ये गलती तो ना करें कि आप वर्ब की सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको लगानी ही पड़ेगी जब हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करें। ओके, सो देखिए आप आराम से, प्रेजेंट सिंपल इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यू इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यू का देखोगे आप तो इस प्रकार से वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। सिंपल का देखोगे वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ओके, फ्यूचर सिंपल ऑब्जेक्ट विल शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल्स की बात करें, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। मॉडल्स 13 टाइप्स के होते हैं मॉडल्स, मैंने आपको अभी पढ़ाई नहीं, लेकिन मॉडल्स का बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको एक वीडियो जरूर बना के दूंगा। तो देखिए, मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कैन आ जाए, कुड आ जाए, मे, माइट, कुछ भी, तो उनके साथ हम बी लगाएंगे और लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो, आपको यहाँ पे मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार के सेंटेंस, मतलब टेंस से रिलेटेड कोई भी सिंपल सेंटेंस आपके सामने आता है तो आप इस टेबल की मदद से उसको चेंज कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ आती है, हार्ड वाले जो WH वाले सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस, ओके, गोइंग टू वाले सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस में बच्चे अक्सर प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन उनको भी हम देख लेंगे, काफी आसान है, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है उनके अंदर। तो जब आपने इन स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा होगा
तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से इसको चेंज किया जा सकता है। तो हम एक मोटा सा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसका, ताकि आपके माइंड में वो एक इमेज क्लियर रहे कि क्या होगा। जो सब्जेक्ट, जो अपना सिंपल सेंटेंस होगा वो कुछ इस प्रकार से होंगे, सब्जेक्ट टेंस वाले, और होगा बाद में वर्ब। इसमें दो प्रकार के वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और होगा आपका ऑब्जेक्ट। इसको, ये तो क्या हो जाएगा हमारा एक्टिव वॉइस। इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट। ओके, जो वर्ब है वो अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ किसमें बदल जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और जो सब्जेक्ट बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, मतलब बाय लगकर हम इसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो मोटी मोटी बात यही है। चेंज कैसे करेंगे, सब्जेक्ट को ले जाएंगे पीछे, ऑब्जेक्ट को ले आएंगे आगे, वर्ब को बदल देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और इसके अकॉर्डिंग जो भी सिंपल सेंटेंस में आपको वर्ब दी होगी उसको ऐड कर देंगे और वो लगा लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए इस प्रकार से आप चेंज करें। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। एक एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं हर टेंस का, ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, उसके जो राम प्लेस क्रिकेट उसके अकॉर्डिंग बनाओ दो सारे के सारे, तो देखना कितना इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेस क्रिकेट, अगेन लिख रहा हूं दोबारा इस एग्जाम्पल को, पर कोई बात नहीं आप समझे। राम प्लेस क्रिकेट, तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट था, वही करेंगे, ऑब्जेक्ट को ले आएंगे आगे। क्रिकेट इज, क्योंकि हमारा टेबल जरूर याद रखना आप कि सिंपल सेंटेंस को इज एम आर में चेंज करते हैं। क्रिकेट हमारा सिंगुलर है तो लग जाएगा इज। ओके, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी किसी भी पैसिव वॉइस में। क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। ओके, कंटिन्यू बना के देखते हैं। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। कैसे चेंज करेंगे, क्रिकेट को आगे ले आएंगे अगेन, क्रिकेट। अब टेंस को देखिए, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यू, तो क्या बन जाएगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्रिकेट सिंगुलर है तो इज क्या लग जाएगा, बीइंग, टेबल के अकॉर्डिंग बीइंग, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बाय राम। लो क्या है इसमें, बात करें अपन परफेक्ट की, तो राम हैज प्लेड क्रिकेट, राम हैज प्लेड क्रिकेट, तो इसको चेंज करो, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय राम। ध्यान देना, बोलने के मतलब में इनका मतलब कभी चेंज नहीं होगा, हर, चाहे वो एक्टिव पैसिव का सेंटेंस हो या एक्टिव वॉइस का हो या पैसिव वॉइस का, मतलब दोनों का एक ही होता है। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, या मैं बोलूं क्रिकेट खेला जा रहा है राम के द्वारा, बात एक ही है। राम हैज प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय राम। यहाँ पर राम क्रिकेट खेल चुका है, या हाँ खेल चुका है, या फिर खेला था, या फिर राम ने क्रिकेट खेला, क्रिकेट खेला गया राम के द्वारा, या क्रिकेट खेला जा चुका है राम के द्वारा। बात करें हम किसकी, पास्ट, राम प्लेड क्रिकेट, राम प्लेड क्रिकेट, पास्ट सिंपल का सेंटेंस हो गया। देखो ध्यान से देखिए सब चीजों को आप प्लीज, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये है हमारा एक्टिव वॉइस। राम प्लेड क्रिकेट, पास्ट सिंपल टेंस कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस, तो क्रिकेट, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है क्रिकेट। अब कैसे चेंज करेंगे, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्रिकेट सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, वाज प्लेड बाय राम। बताओ यार कितना सिंपल है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। इसका जो यूजेस है अपनी लाइफ में वो तो आपको रॉक कर देगा, मतलब आपके माइंड ब्लो कर देगा वो आपका कि कितना अच्छा यूज है, और कैसे हम हमारी इंग्लिश स्पोकन को और भी ज्यादा मतलब
कोएफिशिएंट बना सकते हैं, कितना उसको मतलब इफेक्टिव बना सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। इंग्लिश तो आपको बहुत लोग बोलते हुए मिल जाएंगे, लेकिन विद द यूज ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत कम लोग मिलेंगे। बोलने का तरीका होता है, ठीक है। आगे देखें। अगर मैं बात करूं पास्ट कंटिन्यू की, तो राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट। राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेला जा रहा था राम के द्वारा। तो क्या कर दूंगा, क्रिकेट वॉज प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, वॉज प्लेड बाय राम। बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, सिर्फ ये है ट्रांसक्रिप्शन कि ट्रांसलेट कर दिया हमने। एक ग्रामर का पार्ट है, बाकी अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करें, काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। इंग्लिश देखो, जो ग्रामर हम पढ़ते हैं वो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को आप जब अपनी हैबिट में डालोगे, जब इनसे कनेक्ट कर पाओगे अपने आप को, जब इनको अपनाओगे सेंटेंस को, तभी आपको ग्रामर में पकड़ अच्छी होगी। इनको अपनाएं, सेंटेंस को अपना माने, ठीक है। और हाँ, राम हैड प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट हैड प्लेड, हैड बीन प्लेड, सॉरी हैड बीन, बीन जरूर लगाएं, बीन तो वही हो जाएगा दोबारा, हैड बीन प्लेड बाय राम। कितना आसान है, समझ में आ रहा है आपको। तो इस प्रकार से आप जितने भी सारे सेंटेंस हैं उनको चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेबल। टेबल अगर आपको लर्न है तो आपको मोस्ट ऑफ द मतलब 30 to 35% सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट एग्जाम है, एग्जामिनर आपको इतने सिंपल सेंटेंस तो नहीं देने वाला है, वहां पर वो देगा WH वर्ड के, इंपेरेटिव टाइप, नेगेटिव, ओके। इस प्रकार के सेंटेंस आपके सामने आएंगे, गोइंग टू वाले। तो ये आपके लिए थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोल सकता, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ समझने का अंतर है। अगर आपको समझ में आता है तो दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक एक्चुअली। तो आप अपनी प्रैक्टिस भी करें। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे टीचर ने हमेशा मुझे बताया है कि कितना भी अच्छा टीचर आपको क्यों ना पढ़ा ले, लेकिन आप जब तक खुद की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एक्चुअली। देखिए, बहुत सारी बार बोलता हूँ मैं क्लास में, तो मेरे बच्चों का भी समझाता हूँ। सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए आप, विराट कोहली को ले लीजिए, दे आर बेस्ट प्लेयर, ऑब्वियसली वी नो दैट, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन प्रैक्टिस वो भी करते हैं। मतलब एक दिन का मैच खेलने के पीछे उनकी 40-40, 50-50 दिन की प्रैक्टिस होती है। तो प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। अपने सेंटेंस जरूर बनाएं आप। बहुत सारी सोर्सेज हैं आपके पास, मोबाइल से लें, या फिर आपकी ग्रामर की कोई भी आपके पास रिफ्रेशर हो तो उससे लें, ग्रामर की कोई बुकलेट लें, उससे सेंटेंस निकालें और उनको ट्रांसलेट कीजिए, ओके। उनका ट्रांसक्रिप्शन आप कीजिए और देखें कि कितना आप में ग्रोथ आई है, और मेरे वीडियोस को देखने से आपको कितना समझ में आया, कितना सीखने को मिला है, क्या नज़रिया बदला है आपको, आपका नज़रिया कैसे चेंज हुआ है एक्टिव पैसिव इसको लेकर। आप कुछ नया भी सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे। तो ये तो अपन ने बात करी थी सिंपल वाले सेंटेंस की। अब हम चलते हैं थोड़े एडवांस लेवल पर, ठीक है। तो चले, सबसे पहला, आप अब जो मैं चीजें पढ़ाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़े, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। एग्जाम में आपकी इतने सिंपल सेंटेंस आने वाले नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट, डबल ऑब्जेक्ट। डेफिनेटली एक सेंटेंस देखना आपको एग्जाम में मिल जाएगा डबल ऑब्जेक्ट वाला। डबल ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस। देखिए, जैसे सिंपल सेंटेंस में तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल किया राम प्लेस क्रिकेट, तो उसमें एक ऑब्जेक्ट था, तो उस ऑब्जेक्ट को हमने आगे लाकर काम चला दिया, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। लेकिन अगर आपको एग्जाम में डबल ऑब्जेक्ट मिल गए तो, और प्लीज ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखे आप लोग।
क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट यू कांट ट्रांसक्रिप्ट एनी सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस. द सेंटेंस विच हैव द ऑब्जेक्ट ओनली कैन बी ट्रांसक्रिप्ट इनटू द पैसिव वॉइस. इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए प्लीज. तो देखो फॉर एग्जाम्पल कैसे डबल ऑब्जेक्ट होता है. जैसे माई ग्रैंड मदर टेल्स मी अ स्टोरी एवरी नाइट. लिख सकता हूं मैं ऐसा. देखो आप, माई ग्रैंड मदर, ये तो मेरा हो गया सब्जेक्ट. ध्यान से देखिए, ये तो मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. टेल, ये मेरा वर्ब हो गया. ओके. मी, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट. लेकिन कौन सा, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट, इसको बोलूंगा मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके. और ये क्या है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया और एक दूसरा ऑब्जेक्ट. कैसे, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए दो इंजेक्शन हम जिसकी बात करते हैं, व्हाट एंड हुज. अगर इसका आंसर आपको सेंटेंस में मिल रहा है मतलब उसमें ऑब्जेक्ट है. देखो व्हाट का आंसर है अ स्टोरी. क्या सुनाती है आपकी माँ, अ स्टोरी. सॉरी एवरी अ स्टोरी. क्या सुनाती है आपकी माँ, आपकी दादी माँ स्टोरी सुनाती है. तो क्या का आंसर है अ स्टोरी. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. हुज, कौन सुनाता है, किसको सुनाता है, सॉरी किसको. हुज का मतलब होता है किसको. तो मी, मुझे. तो दोनों का आंसर हमें इस सेंटेंस में मिल रहा है. इसका मतलब इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है. अब इस प्रकार के सेंटेंस को आप कैसे चेंज करेंगे. इसके दो टाइप्स हैं, दोनों टाइप से आप चेंज कर सकते हो. लेकिन आपको मैं यहाँ सिंपल दोनों ही बताऊंगा, लेकिन सिंपल वाले में आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, वो आपके एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल होगा. पहला तरीका देखो, दोनों ऑब्जेक्ट से कर सकता हूँ. तो पहला वाला तरीका मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट से, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से. ओके. सबसे पहले मैं इसको चेंज करूंगा. मी तो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना किसी प्रोनाउन का, आई, माई, मी. तो मी तो ऑब्जेक्ट है इसलिए मी आया है. लेकिन मी को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो आई बन जाएगा, क्योंकि मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई. ये वाली टेबल तो बच्चों को भी याद होती है. तो मी का बन जाएगा आई. ओके. ओके. क्या कौन सा टेंस है, टेंस का पता लगा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस. तो आई एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई एम टोल्ड. ठीक है. क्या सुनाए जाते हैं, अ स्टोरी. अ स्टोरी. ओके. एवरी नाइट पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, क्योंकि वो एडवर्बियल है. एडवर्बियल मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट इन द सेंटेंस. आप इनको कहीं भी लगाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आई एम टोल्ड ए स्टोरी बाय माई ग्रैंड मदर एवरी नाइट. कितना सिंपल है. माई ग्रैंड मदर टेल्स आएगा, इस बात का ध्यान रखिए. माई ग्रैंड मदर टेल्स मी ए स्टोरी एवरी नाइट. मेरी दादी माँ मुझे रोज रात एक स्टोरी सुनाती है. तो मैंने क्या लिखा, मुझे स्टोरी सुनाई जाती है एक मेरी दादी माँ के द्वारा हर रात. दोनों का मतलब एक ही है. तो इस प्रकार से इसका दूसरा तरीका चेंज करने का, ये तो मैंने पहले वाले ऑब्जेक्ट से किया है. कुछ भी नहीं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, उसके बाद सारी कंडीशन वैसी की वैसी चलने दो, कि हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, और फिर उसके बाद आपका सेकंड ऑब्जेक्ट लगाओ, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट लगाओ, और फिर जितना भी एडवर्बियल आपके पास उसको लगा दो, आपका काम हो जाएगा. दूसरा तरीका है कि मैं दूसरे ऑब्जेक्ट से चेंज करता हूँ. अ स्टोरी. देखो अ स्टोरी सिंगुलर है ना, तो इज, अ स्टोरी इज टोल्ड. ओके. टोल्ड. देखो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कैसे रखा था, डायरेक्ट. लेकिन यहाँ कैसे रखूंगा, टू मी. यहाँ पर इसको कैसे रखेंगे, टू मी. अ स्टोरी इज टोल्ड टू मी बाय माई ग्रैंड मदर एवरी नाइट. दोनों का मतलब एक ही है, बस दो तरीके बता दिए मैंने आपको कैसे चेंज किया जा सकता है. कि पहले वाले ऑब्जेक्ट से करोगे तो इस प्रकार से कीजिए, और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से करोगे तो इस प्रकार से कीजिए. बस इतना सा अंतर है कि जब आप पहला वाला ऑब्जेक्ट लगाओगे तो उसके सामने लिखना पड़ेगा आपको टू एज अ प्रीपोजिशन, टू. तो इस प्रकार से आप चेंज करें. और भी सेंटेंस लेते हैं.
अब कोई बच्चा ऐसा ना समझे कि सर एक प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर बता दो। देखो स्ट्रक्चर मत बनाए आप, मैंने बार बार बोला है ना कि पहले लैंग्वेज आती है उसके बाद उसके रूल्स बनते हैं। तो आप लैंग्वेज को ही पढ़ लेना, अपने रूल्स खुद बनाए। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर जो कंप्लीट रूल्स को परफेक्टली याद कर लेते हैं ना, वो बच्चे अक्सर मात खाते हैं एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में सेंटेंस कुछ अलग ही तरीके से पेश किया जाता है, राइट। तो आप चीजों को समझें कि किस प्रकार से सर ने इसको चेंज किया है, ये मेथड हम फॉलो करके कर सकते हैं। दूसरा, जैसे ही टीचेस अस इंग्लिश, बोल सकता हूं मैं ऐसा, ही टीचेस अस इंग्लिश, वो हम इंग्लिश पढ़ाती है। तो देखो ही तो मेरा सब्जेक्ट है, टीचेस मेरा वर्ब हो गया, ये है मेरा फर्स्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो इंग्लिश, सबसे पहले एक तरीके से इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम, कर सकता था क्या ऐसा? बिल्कुल। दूसरा तरीका देखो, दूसरा इस वाले से लेते हैं, अस का क्या हो जाएगा? वी, क्योंकि सब्जेक्ट में वी बन जाएगा। वी आर, क्योंकि वी प्लूरल है तो आर आएगा। वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। देखो दोनों तरीके से सेंटेंस को चेंज कर दिया, और इस प्रकार से आप अपने सेंटेंस भी बना के देखें। काफी सारे सेंटेंस है, हटा सकता हूँ क्या इनको मैं? बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव की। देखो इंट्रोगेटिव की बात करने से पहले एक दो सेंटेंस मैं आपको देता हूं, देखिए आप मुझे चेंज करके दिखाएं। जैसे शी मेड गुड कॉफी, टेस्टी, शी मेड कॉफी ओनली, कॉफी She made me a coffee, ऐसे लिखे आप। She made me a coffee, इसको चेंज करके दिखाएं आप। डबल ऑब्जेक्ट वाला है, पता ही लग रहा होगा आपको, और आइडेंटिफाई करना भी खुद सीखे कि डबल ऑब्जेक्ट वाला कैसे है। बता दिया मैंने कि अगर सेंटेंस आपको दो क्वेश्चन का आंसर दे रहा हो, व्हाट और हुज, तो उसमें डेफिनेटली दो ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, समझ जाओगे आप। She made me a coffee, He told me wrong answer. He told me wrong answer. उसने मुझे गलत आंसर बताया। तो आप इनको चेंज करें तो ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क जैसा हो गया। अब हम बात करते हैं WH वाले सेंटेंस की। सॉरी, WH वाले नहीं, इंट्रोगेटिव। तो आप सेकंड टाइप डाल लीजिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करें? देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाले, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इज एम आर यू ओके, डू यू नो इंग्लिश, डू यू नो फ्रेंच, आर यू गोइंग टू जयपुर, विल दे गो टू द जयपुर। तो इस प्रकार के सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस, जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और एक होते हैं WH वर्ड वाले। WH वर्ड मतलब व्हाट, हाउ, वेयर, व्हाई, WH वर्ड वाले क्वेश्चन। तो इनको इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, तो इनको चेंज करने का तरीका भी अलग अलग है। सबसे पहले देखो आप हेल्पिंग वर्ब वाले एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखूं आर यू ईटिंग फूड, आर यू ईटिंग फूड। देखो आप इसका आंसर यस या नो में दे सकते हो। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब वाला है। सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब है, और फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। यही सारी चीजें, और ये क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब। चलो चेंज करते हैं इसको। कैसे?
हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमें क्वेश्चन नहीं बदलना है, क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रहेगा। ध्यान रखना, ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, मतलब नहीं बदलना अपन को, तो क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है बच्चे, मैंने देखा है अभी एग्जाम जब मैं ले रहा था बच्चों की काफी सारी कॉपियां जब मैंने चेक करी तो देखा यार वो मतलब इंट्रोगेटिव साइन को हटा देते हैं चेंज करने के बाद। क्यों? जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन को हमें क्वेश्चन ही बनाना है, लेकिन किसमें? पैसिव फॉर्म में। आर यू ईटिंग फूड, तो क्या हो जाएगा? फूड्स ऑब्जेक्ट है, आगे लाएंगे सिंगुलर है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इज। कंडीशन को सेटिस्फाई करना, क्योंकि यहाँ यू की वजह से आ रहा है। अब फूड को क्योंकि मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं तो फूड तो मेरा सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर की वजह से इज आएगा। इज फूड। क्लियर है? ओके। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यू, तो क्या लग जाएगा? बीइंग। इज फूड बीइंग। ओके। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, ईटन। ईटन बाय यू। देखो बाय यू लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओमिशन ऑफ द सब्जेक्ट वाला टॉपिक है, लेकिन आप लगाएं, अभी समझने के लिए लगाएं, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के सब्जेक्ट अगर हम ना लगाएं बाद में बाय लगाकर तो भी चलेगा, तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। काफी सारे वर्ड्स हैं, काफी सारे सब्जेक्ट हैं। इज फूड बीइंग ईटन बाय यू। क्या किया मैंने? हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ऑब्जेक्ट को मैंने यूज किया एज अ सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग लगा दी क्योंकि एक्टिव पैसिव इसका हमने टेबल भी फॉलो करनी है। ओके। और ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी आपकी, और बाय लगाकर सब्जेक्ट लगा दिया। क्या किया बताओ इसमें? पता नहीं क्यों घबराते हैं बच्चे एग्जाम में कि नहीं ये हमसे ना हो पाएगा। अरे काहे, सब हो जाएगा। और भी सेंटेंस देखें, जैसे डिड ही राइट अ लेटर। क्या उसने एक पत्र लिखा था? डिड ही राइट अ लेटर, वही रखना है। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। डिड ने बताया पास्ट सिंपल टेंस है। अ लेटर सिंगुलर है तो वाज। क्या आ जाएगा? वाज। करना पड़ेगा ना टेबल के अकॉर्डिंग। वाज अ लेटर, आगे लाओ अ लेटर। ओके। अ लेटर रिटर्न बाय हिम। वाज अ लेटर रिटर्न बाय हिम। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, लेकिन ये हमारा एक्टिव वॉइस है और ये हमारा पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एक्टिव। ठीक है, ऐसे समझिए आप, तो काफी आसान है। बात करते हैं हम WH वर्ड वालों की, तो वो भी समझ लें। देखो कितनी आसानी से चीजें हो रही है, पता नहीं पहले आप जाओगे 10 दिन तक तो इसके रूल्स लिखते हो, ये होगा, ऐसे करेंगे, मतलब इस टॉपिक को पढ़ाने में 10-15 दिन लगा देते हैं बच्चे, 7-8 दिन तो लगा देते हैं। लेकिन गारंटी में, मतलब मेरे खुद के अनुभव से बोल रहा हूँ, 1 घंटे का टॉपिक है, 1 घंटा अगर आपने इसको दे दिया, यू कैन डू एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल इन द एग्जामिनेशन। WH वर्ड वाले देखें, जैसे who broke this cup। Who broke this cup, ये कप किसने तोड़ा? यहाँ तो आंसर पूरा बताना पड़ेगा who, क्योंकि हेल्पिंग वाला नहीं, किस वाला है? WH वर्ड वाला। तो who broke this cup, देखो इसको कैसे चेंज करोगे आप पैसिव वॉइस में? who की जगह हुई रखें, लेकिन कुछ बुक्स बोलती कि by whom लगा सकते हैं। डेफिनेटली बाय होम लगाएं आप, हु से भी बना सकते हैं, बाय होम से बना सकते हैं, दोनों तरीके बता देता हूं। चलो देखें, सबसे पहले हम बनाते हैं बाय होम से। तो देखो बाय होम, हु की जगह क्या लगा देंगे? बाय होम। कंडीशन वही, सेंटेंस कौन सा? हु ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल। बाय होम वॉज दिस कप, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाना पड़ेगा ना, दिस कप ब्रोकन। देखो कितना इजी से हो गया, कुछ भी नहीं। और ये चीज तो आपको ध्यान है ना, क्वेश्चन का पैटर्न है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे बनता है? सबसे पहले WH वर्ड आता है,
उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यही तो किया है अपन यहाँ पर। देखो सबसे पहले WH वर्ड है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, और फिर उसके बाद उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी है, क्योंकि इसको सब्जेक्ट बना दिया ना तो मैं सब्जेक्ट बोल सकता हूँ, दिस कप। ओके, और फिर उसके बाद लगानी पड़ती है उसकी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमने लगा दी वर्ब की थर्ड फॉर्म बना के, तो क्वेश्चन का क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए आप, क्वेश्चन का क्वेश्चन ही बनाना। देखो ये तो हो गया एक तरीका। हु से बनाऊं तो कैसे बना दूंगा, हु वॉज दिस कप, क्योंकि ये तो लाना ही पड़ेगा, दिस कप ब्रोकन बाय को बस पीछे लगा दो। अगर आपसे ये वाला नहीं होता तो ऐसे करें, ऐसे नहीं होता तो ऐसे करें। ज्यादा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको करते हैं, इसको करना प्रीफर करते हैं। तो देखो आप दोनों तरीके आपके पास है, कुछ भी कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसकी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहले WH वर्ड ही आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर उसका ऑब्जेक्ट आएगा। इस चीज का ध्यान रखिए आप। काफी आसान है WH वर्ड वाले क्वेश्चन। और भी देखो, जैसे एग्जाम्पल, वेयर डज ही कीप हिज मनी। वाह, दूसरों के पैसों में नजर। वेयर डज ही कीप हिज मनी, कहाँ रखता है वो अपने पैसों को। ये तो है हमारा एक्टिव वॉइस। देखो कंडीशन फुलफिल हो रही है पूरी की पूरी। चेंज करें इसको तो वेयर का वेर ही रह जाएगा, वेयर का वेर, WH वर्ड का WH वर्ड एज इट इज रखना पड़ता है, वेयर। ओके, कंडीशन कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, तो उसके अकॉर्डिंग वेयर इज, क्योंकि मनी सिंगुलर, ओके, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। वेयर इज हिज मनी, ऑब्जेक्ट है पूरा, हिज मनी। वेयर इज हिज मनी, वर्ब की थर्ड फॉर्म केप्ट बाय हिम। लीजिए सर, कितनी आसानी से हो गया। और देखो कंडीशन फुलफिल हो रही है दोनों में, एक भी चीज हमने इधर से उधर नहीं करी है। जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करना पड़ेगा आपको, इस चीज का जरूर आप ध्यान रखें। तो बहुत सिंपल होते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। जब इसके बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा, 1 या 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे आपको। इसके सारे जितने भी सारे यूजेस है, गोइंग टू वाले सेंटेंस, इंपेरेटिव, फलाना डिमका लेट वाले हो गए, बहुत सारे हैं, तो सारे के सारे मैं आपको करवा दूंगा। बहुत आसान है। तो आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। थैंक यू।